have wasted our time for the last time. Get out of here! Please, sir. I am begging you. Just a little more time. Get back, madam. This area is restricted. Please. I only want my pension. How can you treat her like this? इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया सुकून वॉइस सिटी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सुबह के 10:05 हो रही थी। सूर्यनगर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जन कल्याण बैंक का कांच वाला दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर कदम रखती है 80 साल की बुजुर्ग महिला श्रीमती सावित्री देवी भटनागर। सफेद साड़ी, हल्का झुका हुआ शरीर, एक हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी और दूसरे हाथ में एक पुराना मुड़ा तोड़ा लिफाफा। बैंक में दाखिल होते ही सारे चेहरे उनकी ओर उठे। कुछ लोग अजीब नजरों से देखते, कुछ हल्की हंसी दबाते, कुछ बड़बड़ाते। इस भिखारी औरत का यहाँ क्या काम है? सावित्री देवी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई काउंटर नंबर 3 की ओर आई, जहां बैठी थी बैंक की कर्मचारी नेहा साहनी। पूरे बैंक की निगाह अब सिर्फ इस बुजुर्ग औरतों पर थी, क्योंकि इस बैंक में अक्सर बड़े बिजनेस वाले और अमीर ग्राहक आते थे। सादी साड़ी में आई बूढ़ी औरत बहुत अजीब लग रही थी। सावित्री देवी ने नेहा के सामने खड़े होकर नर्म आवाज में कहा, बेटी, मेरे खाते में कुछ दिक्कत आ रही है। लेन देन रुक गया है, जरा एक बार देख लोगी? उसने धीरे से लिफाफा आगे बढ़ाया। नेहा ने लिफाफा लेने से पहले उनके कपड़े, उम्र, आवाज, सारे हाव भाव को एक तिरछी नजर से देखा और बोली, अम्मा, आप शायद गलत बैंक में आ गई हो। मुझे नहीं लगता आपके खाता यहां होगा। सावित्री देवी बिल्कुल शांत, बिल्कुल विनम्र, धीरे से बोली, शायद, पर बेटी एक बार देखा तो लो। नेहा ने लिफाफा अनमने ढंग से लिया और बोली, इसमें समय लगेगा, आप वहां जाकर बैठ जाइए। बात खत्म होते ही वह फिर अपने कंप्यूटर पर झुक गई। सावित्री देवी कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर अपने कांटे कदमों से पास की कुर्सियों की तरफ बढ़ी और चुपचाप बैठ गई इंतजार में। काफी देर तक चुपचाप बैठने के बाद सावित्री देवी ने धीरे से काउंटर की तरफ देखा और नरम आवाज में बोली, बेटी, अगर काम ज्यादा हो तो एक बार मैनेजर साहब को बुला दो, मुझे उनसे भी थोड़ी बात करनी थी। नेहा साहनी मन ही मन में झुंझलाई, पर मजबूरी में फोन उठाया और मैनेजर विक्रम के केबिन का नंबर डायल किया। फोन मिलाते ही बोली, सर, एक बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती है। विक्रम ने दूर से ही नजर उठाई और कांच के पार बेटी सफेद साड़ी वाली 80 साल की उस स्त्री को दिखा। वह साधारण, बिल्कुल देहाती लग रही थी। विक्रम ने ताना मारते हुए फोन पर पूछा, यह हमारे बैंक की ग्राहक है? ये ऐसे ही कोई रास्ता भटक कर आ गई? नेहा ने दबी आवाज में कहा, सर, पता नहीं, पर यह आपसे मिलने की बात कर रही है। विक्रम कुर्सी पीछे टिकाते हुए बोला, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है, तुम बस इन्हें बैठने को बोल दो, थोड़ा बैठेगी और चली जाएगी। आदेश साफ था। नेहा ने फोन रखकर सावित्री देवी के पास जाकर कहा, अम्मा, आप इधर बैठ जाइए, मैनेजर साहब फ्री होंगे तो बुला लेंगे। सावित्री देवी अपने कांपते कदमों से धीरे धीरे वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ी और कोने की एक कुर्सी पर बैठ गई। बैंक में मौजूद हर आदमी की नजर अभी भी उस पर ही टिकी थी, क्योंकि जहां बाकी ग्राहक ब्रांडेड सूट बूट में चमकते थे, वह उनकी सफेद साड़ी और टूटी छड़ी मानो सबके लिए तमाशा बन गई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, यहां ये क्या करने आई है? इस बैंक में इसका खाता कैसे हो सकता है? लगा होगा कोई सरकारी दया वाला खाता है। इन तिरछी बातों की आवाज सावित्री देवी तक साफ पहुंच रही थी, पर उनकी आंखों में जरा सी भी शिकायत नहीं झलकी। बस वह अपनी छड़ी को संभालती हुई चुपचाप इंतजार करती रही। शायद कुछ देर के बाद मैनेजर साहब बात कर लेंगे। इसी बीच बैंक में काम करने वाला एक जूनियर कर्मचारी आदित्य मेहता बाहर से लौटकर अंदर आया। उसने देखा, एक बुजुर्ग दादी वेटिंग एरिया में अकेली बैठी है और लोग उन पर ही बातें बना रहे हैं। भिखारी समझकर बैठा रखा है, इस बैंक में ऐसे लोग नहीं आते, पिछले ढंग से पूछ तो लेते कि आई क्यों है। आदित्य के चेहरे पर गहरी नाराजगी और दुख एक साथ आ गया। वह तुरंत सावित्री देवी के पास गया और बहुत सम्मान से झुककर बोला, माताजी, आप यहां क्यों आई हो? क्या काम है आपको? मैं आपकी मदद कर देता हूं। उसके स्वर में इतना अपनापन था कि सावित्री देवी की आंखें एक पल को नरम पड़ गईं। धीरे से बोली, बेटा,
मुझे मैनेजर से कुछ जरूरी बात करनी थी। आदित्य तुरंत कहा, आप बैठे माताजी, मैं अभी उनसे बात करके आता हूं। यह कहकर वह सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गया। आदित्य ने विनम्रता से कहा, माताजी आप थोड़ा यही बैठिए, मैं मैनेजर साहब से भी बात करता हूं। यह कहकर वह तेज कदमों से मैनेजर के केबिन में गया। जैसे ही उसने बताया, सर बाहर एक बुजुर्ग दादी आपसे मिलने की कोशिश कर रही है, विक्रम ने बिना ऊपर देख बोला, हाँ हाँ वही सफेद साड़ी वाली, मैंने ही उसे कहकर बैठाया है, थोड़ी देर में उठकर चली जाएगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही विक्रम ने एक फाइल उसके हाथ में समा दी। यह लो, ये निपटाओ और अनावश्यक लोगों के चक्कर में मत पड़ो। आदित्य चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ न कर पाने की बेबसी साफ देख रही थी। उधर सावित्री देवी अब तक पूरे 1 घंटे से वहीं कोने में बैठी थी। आंखों में इंतजार था, पर शिकायत की एक लकीर तक नहीं। लेकिन आखिरकार सीमाएं टूटती जा रही थीं। उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने छेड़ी का सहारा लिया, धीरे धीरे उठी और सीधा मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ी। जैसे विक्रम ने उन्हें आते देखा, वह तुरंत कुर्सी से उठा और अकड़कर बोला, हाँ अम्मा बताइए क्या काम है। उसके लहजे में अहंकार, शक और तिरस्कार सब कुछ शामिल था। सावित्री देवी थोड़ा लिफाफा आगे बढ़ते हुए बोली, बेटा इसमें मेरे खाते की जानकारी है, मेरी लेन देन की सुविधा रुक गई है, बस इतना जानना था कि गलती कहाँ है। विक्रम ने लिफाफा देखा तक नहीं, नाक सिकुड़कर बोला, अम्मा जब खाते में पैसे नहीं रहते तो ट्रांजैक्शन रुक ही जाती है, आपने शायद मीना से कुछ जमा नहीं कराया होगा। सावित्री देवी बहुत शांति से बोली, पहले एक बार जांच तो कर लो बेटा, बिना देखे कैसे बोल रहे हो। विक्रम हंस पड़ा, अरे अम्मा ये बैंक में सालों का मेरा अनुभव है, आप जैसे लोगों के खाते में कितना पैसा होगा चेहरा देखकर ही समझ जाता हूं। वह अम्मा को ताने मार रहा था, अब आप यहां से चलिए, बाकी लोग भी देख रहे हैं। बैंक का माहौल बिगड़ रहा था। कुछ पल बिल्कुल शांत सावित्री देवी ने अपने हाथों से वह पुराना लिफाफा उसकी टेबल पर रख दिया। धीरे से बोली, ठीक है बेटा मैं तो जा रही हूं, पर इस लिफाफे में जो लिखा है उसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना, कभी किसी दिन काम आएगा। और वह अपनी छड़ी के सहारे मुड़कर चल पड़ी। सावित्री देवी धीरे धीरे मुड़कर बैंक के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने एक पल को रुककर पीछे मुड़कर विक्रम की आंखों में देखा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में ऐसी दृढ़ता जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा दे। बेटा तुम्हें इस व्यवहार का परिणाम बहुत जल्द समझ आएगा। यह कहकर वो अपनी छड़ी टेकती हुई बैंक से बाहर निकल गई। अंदर विक्रम कुछ पल को चौंक सा गया। शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, परिणाम समझ आएगा। लेकिन अगले ही क्षण वह मुस्कुराया और बोला, अरे बुढ़ापे में ऐसे ही बोल दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। वह फिर से अपने काम में लग गया। उधर काउंटर पर पड़ा वही पुराना बड़ा लिफाफा जैसे किसी अनजाने रहस्य की तरफ शांत पड़ा रहा। कुछ देर के बाद आदित्य मेहता उधर से गुजरा और लिफाफा देखकर रुक गया। उसे याद आया, यह तो वही बुजुर्ग महिला छोड़कर गई थी। उसने लिफाफा उठाया, अपने सिस्टम में लॉगिन किया और उसमें लिखा पुराने अकाउंटेंट नंबर से रिकॉर्ड खंगालने लगा। अगले ही पल में उसकी आंखें फैल गईं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था, सावित्री देवी भटनागर, फाउंडर लेवल शेयर होल्डर 65% इक्वलिटी, राष्ट्रीय जन कल्याण बैंक। आदित्य पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी जल्दी पूरा फाइल खोला, सारी डिटेल्स क्रॉस चेक की। डेट, सिग्नेचर, शेयर वैल्यू, हर चीज बिल्कुल सही थी। वह दादी इसी बैंक की असली मालिक थी। उसने तुरंत उसे रिपोर्ट की कॉपी निकाली और सीधे विक्रम के केबिन की ओर बढ़ गया। अंदर विक्रम इस समय एक अमीर ग्राहक को बैंक की स्पेशल स्कीम समझा रहा था। आदित्य ने दरवाजा खटखटाया, मे आई कम इन सर। विक्रम ने नजर उठाकर हाथ से इशारा किया। हाँ हाँ बोलो, क्या है? आदित्य ने फाइल आगे बढ़ते हुए कहा, सर ये उस बुजुर्ग दादी की रिपोर्ट है जी ने आपने आज भेज दिया था। अगर इसे एक बार देख ले। तो विक्रम ने बिना देखे फाइल को हल्का सा धक्का दिया। आदित्य मैंने कहा ना, हमारे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। ये सब छोड़ो। आदित्य फिर भी विनम्रता से बोला, मुझे दिलचस्पी नहीं है, फाइल उठा लो और जाओ। आदित्य भारी मन से फाइल वापस लेकर बाहर निकल गया।
शाम तक बैंक का माहौल शांत हो गया। ग्राहक चले गए, कर्मचारी अपने काम में लग गए। लेकिन अगले दिन सुबह 11:30 बैंक का दरवाजा दोबारा खुला। अंदर आई सावित्री देवी भटनागर। वही बुजुर्ग महिला पर आज भी अकेली नहीं थी। उनके साथ सूट बूट में एक व्यक्ति था, हाथ में ब्रीफकेस, चेहरे पर ठंडा सन्नाटा। उनके आते ही पूरे बैंक में हलचल दौड़ गई। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। सावित्री देवी ने विक्रम को देखा और हल्के हाथ से इशारा किया। आई मैनेजर साहब। विक्रम का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे बाहर आया। तभी सावित्री देवी ने कहा, विक्रम, कल मैंने कहा था न कि तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वही दिन है। विक्रम घबराए पर अभी भी अहंकार बचा था। आप मुझे क्या सजा दें सकती हो? अम्मा सावित्री देवी के साथ खड़े सूट वाले व्यक्ति ने ब्रीफकेस खोलकर 2 दस्तावेज निकाले। सावित्री देवी बोली, आज से तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है और तुम्हारी कुर्सी आदित्य को दी जा रही है। विक्रम चौंक गया। आप होती कौन हो, है मुझे हटाने वाली? सावित्री देवी के शब्द अब तेज तर्रार थे। मैं कौन हूं? इस बैंक की 65% की मालकिन हो बेटा, और मैंने ही इस बैंक की नींव रखी थी। यह सुनते ही पूरा बैंक हक्का बक्का रह गया। ग्राहक, कर्मचारी सब एक ही दिशा में देखने लगे, उन बुजुर्ग दादी की तरफ जिन्हें कल तक कपड़ों से जज किया जा रहा था। सूट वाला व्यक्ति पहले दस्तावेज आदित्य की ओर बढ़ता है। यह आपकी ईमानदारी का सबूत है, आप अब बैंक के मैनेजर हो। दूसरा पत्र विक्रम के हाथ में पकड़ा दिया। अगर आपको नौकरी करनी है तो फील्ड में जाइए। मैनेजर की कुर्सी अब आपकी नहीं। पसीने से विक्रम का चेहरा भीग गया। वह कांपते हुए बोल, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। सावित्री देवी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, माफी किस बात की मांग रहे हो? कपड़ों को देखकर इंसान को नापने की। वह आगे बोली, यह बैंक गरीब अमीर में भेद नहीं करता। यह नियम मैंने बनाया था, तुमने उसे तोड़ा है, वरना चाहती तो आज तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाती। पर उन्होंने नेहा को बुलाया। बेटी, पहली गलती समझकर तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन याद रखना अगली बार किसी को उसके कपड़ों से जज मत करना। नेहा रोते हुए बोली, माताजी माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सावित्री देवी आदित्य की ओर मोड़ी, इस लड़के से सीखो जिसने पद नहीं देखा, इंसान देखा। यह कहकर वह और सूट वाला व्यक्ति बैंक से बाहर निकल गए। सावित्री देवी ने बैंक कैसे कर्मचारियों को देखते हुए अंत में एक और बात कही, अब से मैं समय समय पर किसी न किसी को यहां भेजते रहूंगी ताकि मुझे पता चला रहे कि तुम लोग ग्राहकों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हो। उनकी आवाज शांति पर असर इतना गहरा कि पूरा स्टाफ सन रह गया। यह कहकर वह अपनी छड़ी टेकती हुई बैंक के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। उनके जाते ही पूरा स्टाफ एक दूसरे को देखने लगा। किसी ने धीमी से कहा, अब जरा संभल कर काम करना पड़ेगा, कहीं अगली बार हमारी गलती ना पकड़ी जाए। दूसरे ने कहा, जिसको कल हमने मामूली समझा, आज वही बैंक की मालकिन निकली। धीरे धीरे पूरा बैंक बदलने लगा। कर्मचारी अब हर ग्राहक को सम्मान से बात करते और धैर्य से समझाते, जैसे आज नहीं तो कल सावित्री देवी किसी भी रूप में फिर आ सकती है। कुछ दिनों बाद सूर्यनगर में एक बात आंधी की तरह फैल गई। राष्ट्रीय जन कल्याण बैंक की मालिक खुद बुजुर्ग महिला बनकर स्टाफ का व्यवहार चेक करने आई थी। लोग कहने लगे, मालिक हो तो ऐसी जो सिर्फ दूर से हुक्म ना चलाएं, बल्कि अपने कर्मचारियों को इंसानियत सिखाएं। कई जगह चर्चा होने लगी, ज्यादातर मालिक तो बैंक खोलकर भूल जाते हैं, पर यह दादी मां तो खुद आकर पूरी व्यवस्था को सुधार गई। अब बात आई आदित्य की। लोग पूछने लगे, वही लड़का जिसने पहले दिन बिना कपड़ों को देख इंसान को देखा, उसकी ईमानदारी, उसका विनम्र व्यवहार सबकी जुबान पर था। स्टाफ भी कहने लगा, अगर आदित्य जैसा कर्मचारी हो तो बैंक का नाम हमेशा चमकेगा। और अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, सावित्री देवी भटनागर जैसी मालकिन आपको कैसी लगी? और आदित्य जैसा कर्मचारी क्या आज के समय में ढूंढना आसान है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें ताकि यह कहानी आपकी आवाज से और भी खूबसूरत हो जाए। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।